जनता पार्टी के लोग ना पाले, चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, अपना वोटिंग रेशियो देख लीजिएगा। और अगर वोटिंग रेशियो गिरा हो तो मान लीजिएगा मोदी जी की छवि गिर गई है। ये मान लीजिएगा कि आज अगर आपका वोटिंग प्रतिशत गिरा है, आपको पहले से कम वोट मिले हैं, तो मान लीजिएगा कि मोदी जी की हार की ये हार की नहीं है। आगामी समय के लिए जनता ने आपको बता दिया है कि पहले की तरह अपनी जीत को जीत मत मानिए, घमंड मत पालिए। अब आप ईवीएम टैंपरिंग करें चाहे कुछ भी करें, 30 साल के लड़के ने बिहार में मोदी जी और आपके योगी जी अपनी भारतीय जनता पार्टी के दांत कर दिए। बिना बेईमानी आप जीत ही नहीं सकते, ये सच्चाई है। चुनाव आयोग इसका प्रमाण दिखाइए, टैंपरिंग करके दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर निर्वाचन आयोग ने कहा था कि करके दिखाइए, तब सारे लोग कहाँ चले गए थे? केवल चुनाव के दिखाया गया, दिल्ली में विधानसभा के अंदर दिखाया, कई जगह दिखाया। सवाल हम कहते हैं विपक्ष की आवाज सुनी जाती है, ना यहाँ सुनी जा रही, ना विधान सुनी जा रही, ना केंद्र कहाँ सुनी जा रही, वो जगह बताइए। ये बताइए कि विपक्ष की आवाज चल रही है और आप हमारी बात मान लीजिए। नहीं चाहते हैं, बात ये है। चलिए विपक्ष में कोई बात सुनी है, आप बात करते हैं। अनिल जी बोलिए एक मिनट। जी हाँ बोलिए। शेखर भाई, ये 11 राज्यों में इन्होंने चुनाव जीता है, ये इन्हें खुश हो ले ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में थानों और तहसीलों में आम नागरिक को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आज की आपको एक घटना बता रहा हूं कि एक व्यक्ति ने एक सज्जन आदमी का पेड़ काट दिया रात में, और वो एप्लीकेशन लेके गया और उसको ही थाने में बंद कर दिया गया। एक अध्यापक है और वो एप्लीकेशन लेके गया, साहब मेरा पेड़ काट दिया, मुझे न्याय। पुलिस गई वहां पर, और जब वो लौट के आए तब तक वहां सेटिंग हो गई। पावरफुल आदमी, और उसको जो शिकायत एप्लीकेशन उसी को बंद कर दिया गया थाने में, और अभी तक बंद है वो। मैं अभी थोड़ी देर पहले वहां से अभी लौटा हूं, मैंने इंस्पेक्टर से कहा, मैंने भाई ये कौन सा न्याय है? लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। भले ये सरकार में बने रहे, लेकिन न्याय, लोगों के साथ भ्रष्टाचार, न्याय, इसकी बिल्कुल ही धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग प्रशासन बैठे हुए। इसके लिए जो है किसी न किसी दिन जो है इनको इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर हम गलत करेंगे तो खामियाजा भरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इतने गलत काम किए, इतने बलात्कार के मुकदमे फर्जी लगाए, इतने झूठे केस लगाए, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी ने भरा। ये नहीं हो सकता कि हम खेत में आलू। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और अब बिग बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। आज बिग बुलेटिन में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, पार्टी के नेता कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे प्रभात अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी से समीर यादव जी हैं, पार्टी के महामंत्री रह चुके हैं, और अनिल गंगवार जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस से राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी। ये बड़ा पैनल जुड़ा है। आज पूरे दिन जो चुनाव हुए हैं उनको लेकर के सरगर्मी रही। हम अभी बिहार चुनाव करके जो 11 राज्यों में 59 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उन पर उनमें से 40 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी है। भाजपा के लिए आज का मंगल पूरी तरह से मंगलकारी रहा है, और भाजपा ने एक बार फिर अपने विरोधियों को अपनी ताकत दिखाई है। एक विश्लेषण हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, इसमें से 19 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। गुजरात में 8 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, ये 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, इनमें से 6 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है, समाजवादी पार्टी जीती है। मणिपुर की 5 सीटों पर चुनाव हुआ था, इसमें 4 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। कर्नाटका की 2 सीटों पर चुनाव हुआ था, दोनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। नागालैंड और ओडिशा में, वहां ओडिशा में जो बीजू पटनायक की पार्टी है
उसने दोनों सीटें जीती हैं। झारखंड में भी स्थानीय पार्टी है, उसने दोनों सीटें जीती हैं। तेलंगाना में एक सीट पर चुनाव हुआ था और एक सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में गई है। छत्तीसगढ़ में एक सीट पर चुनाव हुआ था और एक सीट वहां की लोकल पार्टी है उसके पक्ष में गई है। इस तरह से ये जो चुनाव के परिणाम है, 59 सीटों पर उपचुनाव हुआ था 11 राज्यों की। इनमें से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में जो मल्हानी सीट है वो सपा के लकी यादव ने जीती है, एकमात्र सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी जीती है। घाटमपुर में बीजेपी के उपेंद्र नाथ पासवान जीते हैं, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। टुंडला में प्रेमपाल जीते हैं भाजपा के और सपा दूसरे नंबर पर रही है। नौगमा सादात में संगीता चौहान जीती हैं। चेतन चौहान जो यहाँ से मंत्री थे और कोरोना से उनकी मौत हुई थी, उनकी पत्नी संगीता चौहान जीती हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। बुलंदशहर में उषा सिरोही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जीती हैं, बसपा यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है। देवरिया में सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जीते हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। बांगरमऊ में श्रीकांत कटियार जीते हैं और आरती वाजपेयी कांग्रेस की ये दूसरे नंबर पर रही है। तो ये नतीजे हैं। और जो उत्तर प्रदेश के जो कुछ गलतफहमियां समाजवादी पार्टी वो सारी चीजें कि मुद्दा नहीं चला, समझ नहीं आ रही, गड़बड़ कर रहे हैं, नेटवर्क की दिक्कत है। जो शुरू करी वो भी बना मिलाकर के मोदी मैजिक बरकरार है, योगी मैजिक बरकरार है। और उत्तर प्रदेश में फिलहाल कमल की कमल खिल रहा है। जो दूसरी पार्टियां का खाता बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार उपचुनाव लड़ा था और पार्टी जो है कहीं पे एक भी सीट नहीं जीत पाई, कहीं भी पार्टी का खाता नहीं खुला है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि अभी कोई राजनीतिक समीकरण बदलने की स्थिति में पूरा चल रहा है और जमीन किया गया है कि जमीन से जो जनता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है और यही है कांग्रेस खा नहीं पा रहे हैं। सत्यपाल जी सत्यपाल आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही आपकी आवाज खड़खड़ा रही थी पहले आवाज। शेखर जी, एक विरोधी दल का जो काम होता है, जो सत्तारूढ़ दल जहाँ होता है उसके खिलाफ बोलना, प्रचार करना, ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से लोग मोदी जी के बारे में, मोदी जी का धीरे से प्रभाव कम हो रहा है। ये चुनाव परिणाम आज बता ही रहे हैं। जो स्थितियां थी उसके वो भारतीय जनता पार्टी 59 में से 40 सीट पे जीती है। तेलंगाना में जहां बहुत कमजोर पार्टी है वहां भी हमने बाई इलेक्शन जीता है। उत्तर प्रदेश में बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि योगी जी का प्रभाव कम हो रहा है, इनकमेंसी ये भाजपा से लोग नाराज हैं। आज ये सब चीजें बिल्कुल निर्मूल सिद्ध हुई और विरोधियों में जो आरोप थे वो भी बिल्कुल निर्मूल सिद्ध हैं।
आज उत्तर प्रदेश में एक बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अभी तक कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो आगे आने वाले चुनाव में उसके खिलाफ ठीक से चुनाव लड़े। एक सीट पर बसपा सेकंड नंबर पर रही है, 2 सीट पर दूसरे दल से आए हुए जो प्रत्याशी लड़े थे वहाँ कांग्रेस रही है, अधिकांश जगह सपा रही है। सपा ने 1 सीट पाई है, वो पहले भी सपा की सीट थी, समाजवादी पार्टी के ही विधायक वहाँ खत्म हुए थे। तो इससे एक बात सिद्ध हो गई है कि योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव कम नहीं हुआ। और जब बाई इलेक्शन आमतौर पे होता है कि जब उसकी सरकार होती है तो बाई इलेक्शन में उसको नुकसान होता है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव उसमें बढ़ा है और अभी इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है उसमें चाहे राहुल गांधी आए चाहे प्रियंका गांधी आए, कांग्रेस जो मृतप्राय स्थिति में है उसको खड़ा करना, उसको जिंदा करना बड़ा कठिन काम है। और समाजवादी पार्टी में जहां लोग लड़े हैं वहां उन्होंने सेकंड नंबर पर रहे हैं, कुछ जगह काफी मार्जिन से रहे हैं और बहन जी की भी स्थिति मजबूत नहीं है। तो आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इन सारे राजनीतिक दल के लोगों को कहीं न कहीं निराश ही होना पड़े। जी मिश्रा जी, कांग्रेस के कोई मुद्दे नहीं चले, आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे। हाँ, आपके यहाँ ट्वीट का बड़ा परंपरा चल गई है, कोई मुद्दे नहीं चले कांग्रेस के, पूरी तरह से जनता ने नकार दिया कांग्रेस को। राजेंद्र मिश्रा जी। नहीं, ऐसा नहीं शेखर भाई, क्या समझ भाई, ये लोकतंत्र है, चुनाव आते हैं, दल जीतते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, इसमें ऐसा नहीं कांग्रेस को नकार दिया, ऐसी नहीं है। क्या समझ भाई, तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर है और बिहार में कई सीट ऐसी नहीं है। अटल जी का जो भाषण था उन्होंने जब संसद जीता था और विदेश मंत्री बने थे तब यही भाषण दिया था कि लोकतंत्र में चुनाव आते हैं, जीतते, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन हमें अखंड भारत के लिए, अखंड भारत को बनाए रखने के लिए, देश को एक बनाए रखने के लिए संकल्प लेना चाहिए। यही प्रत्येक दल का दायित्व भी है। जो भी दल अपने चुनाव में एजेंडा लेकर जाते हैं और जब वे बहुमत पाते, सरकार बनाते हैं, तो उन्हें उस एजेंडा को लागू करना चाहिए और उस एजेंडा के साथ सरकार चलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को नकार दिया, नकारने वाली स्थिति नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस पुनः जो है मजबूती से चुनाव लड़ेगी और काफी रूप से जीतेगी। जनता ने कांग्रेस को दिया और जनता जनार्दन है। ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बड़ी गीता प्रसाद जी पूरी तरह से उस मुद्दे को, लेकिन कहीं उस मुद्दे को आप भी कहीं दिखा नहीं मुद्दा नहीं दिखा ब्राह्मणों के। आप कैसे कर पाए उस मुद्दे को? ये शेखर भाई एक मिनट, ब्राह्मणों के मुद्दे जो जितिन प्रसाद जी कर रहे हैं तो ब्राह्मणों का दलितों से कोई संबंध नहीं, राजनीति से कोई संबंध नहीं। तो ब्राह्मणों की व्यक्तिगत एकता की बात है, उनके उत्थान की बात है, उनके कल्याण की बात है, उनके सम्मान की बात करते हैं। वो कोई कांग्रेस की भाजपा की बात नहीं करते। ऐसा नहीं, हमारी नेता भी आते हैं, सपा के नेता भी आते हैं, ऐसी चीज नहीं है, बसपा के नेता भी आते हैं। वो तो केवल ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, उसमें ब्राह्मण का सम्मान कल्याण कैसे, यही केवल बातें होती है, यही सुझाव आते हैं, इन्हीं हम लोग अमल करते हैं। ऐसा नहीं कि जितिन प्रसाद जी ने ब्राह्मण परिषद का केवल प्रभात जी बताएंगे कि ब्राह्मण चेतना परिषद का कोई मतलब भाजपा से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, जब उनका नंबर आए तो बताएं। समीर यादव जी। देखिए, आमतौर पे उपचुनाव जो होता है वो सत्ताधारी दल के लिए होता है और इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की तो उस समय समाजवादी पार्टी ने, और इस बार जो उपचुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट जीत ली और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें जीत ली। और इससे पिछली बार जब चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुए थे, तो समाजवादी पार्टी ने दूसरे दल की भी एक सीट छीन ली थी। ये तो उपचुनाव की बात है। जहां तक आम चुनाव का प्रश्न है तो वहां पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता है
उसकी जो विचारधारा है वो सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक है। तो इसीलिए वो अपने अलग तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं। जैसे बिहार में अभी आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है, अंतर नहीं है, और ऊपर नीचे तो हो ही रहा है, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रैली आपने देखी होगी, मोदी जी की, नीतीश जी की और तेजस्वी की, जो भीड़ जुट रही थी वो तेजस्वी सभा में जुट रही थी, और इनकी सभा में भीड़ ही नहीं आ रही थी। जनता के जो आपने चैनल पे देखा होगा, तो लोग पसंद कर रहे थे आरजेडी को, महागठबंधन। लेकिन जब रिजल्ट आने लगा तो ये परिवर्तन हो गया। अर्थात कोई तेजस्वी जो है कोई अभिनेता नहीं है जिसकी सभा में भीड़ जुट जाए, नेता है। तो नेता की सभा में अगर भीड़ आती है तो वोट पे परिवर्तित होती है। अभिनेता की सभा में वो भीड़ आती है तो कुछ रुक रहे कि वोट पे परिवर्तित ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो चुनाव को प्रभावित करने वाली व्यवस्था अभी देखिए, आरोप लगाया आरजेडी ने वहां पर कि 119 सीटों पर हम जीत रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट को उन्होंने डाल भी दिया है कि 119 सीटों पर महागठबंधन जीता है, लेकिन प्रमाण नहीं दिए जा रहे हैं। जबरदस्ती का जो सौदा है या जो ईवीएम से छेड़छाड़ की व्यवस्था है, इस वजह से इनका जो रिजल्ट को जो है वो प्रभावित कर लेते हैं ये लोग। मूल बात ये है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक इस तरीके के रिजल्ट आते रहेंगे, और अगर ये इनको लोग तो ये लोग एक बार मतपत्र से पानी का पानी हो जाएगा। अनिल कुमार जी, अनिल जी शेखर भाई, इस पर जो है पहली बात, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जो है जो सीटें खाली होती हैं उसमें अधिकांश लोगों की किस मृत्यु के कारण या किसी अन्य अपराध कारणों के कारण खाली होती है। तो एक तो सीट वो सद्भावना में उसके परिवार के साथ लोगों की संवेदना होती है, ये सीटें उसी के साथ जाती हैं, और शायद रिजल्ट भी यही रहा होगा। तो और जैसे बिहार में जो चुनाव हुआ उसका जो रिजल्ट आया, आप उस रिजल्ट पे जरा गौर करें कि आज अभी मैंने देखा 122 114 60% वोटिंग हुई, उसमें से 50% सीटें हुई, 30% पर चुनाव जो है वो सरकार बन रही है। 70% लोग जो है वो विपरीत दिशा में है। सरकार चौथी बार बनने जा रही है उनकी, ये जो है उनका अपना है लेकिन जनता जो है वो इसके खिलाफ थी। जो बेरोजगारी थी उसको लेकर, विकास को लेकर, और भले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि जो है हमारा काम अच्छा है, हमारा तो वोटर है वो कहाँ किसे वोट देगा। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ कि कानून, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों के साथ थानों में अन्याय हो रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, जो आपका एजेंडा था उसमें भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। इसलिए जो है अभी भी जो है ये बात हम कहेंगे, भले ही सरकारें जो आती और जाती रहती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है आगे अच्छा रिजल्ट देगी आपको सन 22 में। देखिए, बात यहाँ पर सिर्फ चुनाव की जीत हार की नहीं है। बात आज की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा शब्द निकल के आया है कि मैंने अभी तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नेशनल डिबेटों में सुना है कि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव उसके होते हैं। लेकिन बड़ा खूबसूरत लगा यहाँ पर आदरणीय सतपाल सिंह जी ने बोला यहाँ पर कि सत्ता जिसकी होती है उसको ज्यादा समस्याएं होती हैं, जबकि यहाँ उल्टा रहा है। उनके और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बयानों में विरोधाभास है। आज की स्थिति ये साफ बता रही है कि यही चुनाव समाजवादी पार्टी के टाइम पे भी हुए थे। तब भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती थी कि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव उसका होता है। आज भारतीय जनता पार्टी इस चीज से कितने तरीके से, कितने साफ सुथरे शब्दों में किनारा कर रही है, ये गंभीर बात है। लेकिन एक बात देखने को मिल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सीटें चुनाव की बात हो या वर्तमान में जो बिहार में काउंटिंग चल रही उसकी बात हो, अभी करंट का अपडेट ये है कि बिहार के अंदर जो वहां जो विपक्ष के नेता हैं, जो इतनी कड़ाई टक्कर की बात चल रही है,
वहां पर एक शब्द अभी ये निकल के आ रहा है, एक बात निकल के आ रही है कि जो अन्य विपक्षी दलों के नीचे महागठबंधन के जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको अब सर्टिफिकेट तक नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति बना दी गई है क्योंकि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी, तब ये स्थितियां बनाई गई हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग इस पर जो है इस समय मीडिया में बैठ के अपनी टिप्पणी दे रहा है, अपनी सफाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। जिस तरीके से वहां पर ईवीएम टेम्परिंग तो थी, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम टेम्परिंग की वजह से हमने फैसला लिया है। तो देखिए यहाँ पर लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आज से 4 दिन पहले समझ थी, वोटिंग के दौरान उन्हें सब पता चल गया था कि हम जाने वाले हैं, लेकिन वहां पर एक बात देखने को है जो अब तक पहली बार हो रहा है कि कमरों में जो फैसला लिया गया कि ईवीएम दोष कम आए और चुनाव आयोग की मदद ज्यादा ली जाए, वो आज बिहार में देखने को मिल रहा है। और जो इकट्ठा हुआ था, जो जन सैलाब इकट्ठा हुआ था महागठबंधन के साथ, उसमें जो निराशा है उसकी वजह से बिहार में इस समय आप देखिए क्या है, हर गली हर मोहल्ले से विरोध पड़पने लगा है। चुनाव आयोग को खुल के जवाब देना पड़ रहा है। गंभीर विषय है, लोकतंत्र की हत्या का आज जो पैमाना देखने को मिल रहा है ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात जो हम करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चौथे और 5वें नंबर की पार्टी मानती थी, वहां 4 से 5 सीटों पर हम लोगों ने बढ़िया टक्कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की वो स्वयं की सीटें थी, लेकिन उन पर अब जीत का आंकड़ा उनका कहां से कहां पहुंच गया है, इससे उनको अंदाज लगाना चाहिए कि जिसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं, वो नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। जनहित में और जनभावना इस समय तरफ जा रही है। आप उसे चाहे टेम्परिंग करके जोड़िए, चाहे सत्ता के प्रभाव से मोल्ड कर लें, लेकिन अपना वोटिंग जरूर क्या वोट मिले। अब आपको क्या वोट मिल रहे हैं और जिनको लगा रहे हैं, जो चौथे और 5वें नंबर पे खड़े होते थे, आज किस नंबर पे खड़े हैं आपके साथ, इस बात से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर समझना चाहिए। अपने उस बयान को क्लियर करना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता है कि सत्ता जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव उसका होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो है कि चुनाव जो है उसमें सत्ता का कोई दखल नहीं था। गंभीर सी बात है और देश किस ओर जा रहा है कल तक और देखने को मिल जाएगा। इसके बावजूद भी मैं फिर कहता हूं कि अभी जो 100 सीटों की काउंटिंग बची है, लगातार चल रही है, इसके बावजूद भी अगर महागठबंधन वहां पर एक बड़ी बढ़त हासिल कर लेता है और धोखे से सरकार बना लेता है, तो मान लीजिएगा ये मोदी की बहुत बड़ी हार होगी कि उन्होंने बिहार में जाकर नहीं किया, उन्होंने प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी की इज्जत के लिए। उसकी वजह से आज चुनाव आयोग को इस समय अभी जब हम डिबेट में आपके सामने बोल रहे हैं, चुनाव आयोग नेशनल पर स्पीच दे रहे हैं, उन्हें भी सफाई देनी पड़ रही है। ये स्थिति है आज हिंदुस्तान की इस हिटलरशाही सरकार में। देखिए, अभी हमने अपने मित्र समीर जी को सुना, शुभम जी को भी सुना, राजेंद्र जी को भी सुना। 2-3 चीजों पे हम बड़ा स्पष्ट कर दें। जो समीर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी और सामंतवादी सोच के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ना तो पूंजीवादी दल है, ना ही सामंतवादी सोच के साथ काम करता है। भारतीय जनता पार्टी 5 मूल बिंदुओं पर काम करता है। वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ काम करता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है कि यहाँ परंपरागत रूप से कोई पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी बपोती नहीं होती कि वही उसका दल का अध्यक्ष होगा, वही उसके दल का नेता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में है नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक विश्वास में काम करती है, जहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता छोटे पद से लेकर के बड़े राष्ट्रीय पद पर भी पहुंच सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है और उनकी सत्ताओं में भागीदारी रहती है। भारतीय जनता पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के विकास के लेकर के काम करती है और मूल्यों पर आधारित राजनीति पर काम करती है। भले ही एक वोट के लिए जब अटल जी ने नेतृत्व में सरकार गंवाई हो, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण है। दूसरा, अभी जो शुभम जी ने कहा कि सत्ता का चुनाव होता है, विपक्ष का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी
जनता के दिलों में बैठ करके चुनाव जीतने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय हम फूलपुर भी हारे थे, नूरपुर भी हारे थे, कोरोना भी हारे थे, इलाहाबाद भी हारे थे। और आज अगर हम 5 सीटों पर जीते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कामों ने और उनके विश्वास ने, जनता के विश्वास ने हमको जिताया है। चुनाव न सत्ता पक्ष का होता है न विपक्ष का होता है, चुनाव जनता के दिलों का होता है। जनता जिनके पक्ष में जुटती है वो काम करती है। बिहार के विषय में जो बात इन्होंने कही कि वहां ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ये तो एक आरोप लगाने के काम है। जब जनता में विश्वास न हासिल कर सके तो ईवीएम पे आरोप मढ़ दें। उससे पहले विभिन्न जगहों पर जब आप चुनाव जीते थे, तब राजस्थान में चुनाव जीते तब ईवीएम गड़बड़ नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी तब ईवीएम नहीं खराब हुई। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते तब ईवीएम खराब नहीं थी। ये सब एक झूठे आरोप लगाते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब आज के समय में जिस प्रकार से हमारे विपक्षी दलों की स्थितियां हैं, क्योंकि इनका कोई वैचारिक और सांस्कृतिक धरातल नहीं है। इन सारे विपक्षी दलों का जो स्टेट लेवल पे जो दल बनते हैं, उनका केवल एक लक्ष्य होता है कि किसी प्रकार से सत्ता में आए। उनका कोई ना तो सांस्कृतिक धरातल है ना वैचारिक धरातल है, वो केवल सत्ता के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं करती, समाज उत्थान और राष्ट्र उत्थान और राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता के लिए काम करती है। इसीलिए उसका वैचारिक धरातल बड़ा है और वो देश में आज पूरे विश्व में जिस प्रकार उभर करके सामने आ रही है, पूरे विश्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी भारत का मान सम्मान बढ़ा रही है, इसलिए पूरे देश की जनता उसके साथ खड़ी हुई है। मोदी जी के विषय में जो बात कही गई कि मोदी जी के कारण जो है वहां टेम्परेरी हो गई चुनाव आयोग, मैं कहता हूं बहुत सारी कमियां चुनाव के संचालन में, व्यवस्थाओं में है। मैं तो कहता हूं कि विपक्षी दल को उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक भी विपक्षी दल कभी भी चुनाव सुधार के लिए कोई भी किसी स्तर पर बात नहीं करता है। केवल सत्ता में नहीं आ पाए तो ईवीएम पे दोष देता है, चुनाव आयोग पे दोष देता है। इससे पहले चुनाव आयोग किस प्रकार की भूमिका में रहता था, ये सब किसी से छिपा नहीं है। आज हम बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव आयोग काम कर रहा है, लेकिन उसमें समय के साथ सुधार की गुंजाइश है और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सुधार के लिए लगातार प्रयत्न करती है, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का ही सहयोग नहीं मिलता है। आज देश में एक वोटर लिस्ट की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है, एक साथ चुनाव की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है, तो विपक्षी दलों के नेताओं को सांप सूंघ जाता है। वो कहते हैं नहीं साहब, एक वोटर लिस्ट नहीं होनी चाहिए, एक साथ चुनाव नहीं होना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में इस प्रकार के कदम सदैव उठाती रही है और आगे भी उठाएगी। जहां तक हमारे क्षेत्रीय दलों की बात है, ये तो केवल बने ही इसलिए हैं कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए। और जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कोई भी क्षेत्रीय दल हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, उसकी ज्यादा से ज्यादा लाइफ जो है 20 साल 25 साल होती है। चरण सिंह ने भी अपना दल बनाया था, उसकी भी अस्तित्व खत्म हो गया। जनता दल में बीपी सिंह ने अपना दल बनाया, उनका भी अस्तित्व खत्म हो गया। चंद्रशेखर ने जनता पार्टी बनाई थी, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी का भी मुलायम सिंह जी ने बनाया, एक कार्यकाल था, उनके न रहने के बाद उसका भी कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार से बसपा, सपा, इस प्रकार के जो क्षेत्रीय दल हैं, ये वैचारिक धरातल पर काम नहीं करते हैं, राष्ट्र के उस पर काम नहीं करते हैं, ये केवल सत्ता पाने के लिए समय समय पर दल बनते हैं और समय समय के साथ वो खत्म होते हैं। इस प्रकार के दलों का कोई नहीं है। बड़े दावे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, जब चुनाव हाथ नहीं लगा तो कह रहे हैं कि उपचुनाव तो जो सरकार की पार्टी उसी के होते हैं। ये तर्क है इनका कि अब तो जो चुनाव होते हैं वो समाज सरकार की पार्टी के होते हैं। उससे पहले बहुत बड़े बड़े दावे थे, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थी और सीधे 2022 जीतने की बात थी। तो ये क्या बिल्कुल सपने देख रहे थे ये लोग क्या? देखिए शेखर जी, प्रभात जी ने क्लियर कर दिया कि इस सरकार में भी हम बाई इलेक्शन हारे हैं और अखिलेश जी भी अपनी सरकार से इलेक्शन हारे। ऐसा नहीं होता है, एंटी इनकम्बेंसी लोग मानते हैं। 3.5 साल सरकार को हो गए हैं, तो लोग अगर हमारे कामों से लोग संतुष्ट नहीं होते तो हमें चुनाव कैसे जीतते। तो इसके बाद है कि योगी जी का जो कार्यप्रणाली है, योगी जी ने वो उस प्रकार से उन्होंने काम किए हैं कि जिससे आज लोकतंत्र में जनता संतुष्ट है। सेकंड बात यह है कि अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि ये जो पूंजीपतियों की उनकी सरकार है, जब पता नहीं कहाँ से क्या ये सोचते हैं, और जबकि हमारा तो अंत्योदय के
हमारा मूल मंत्र वही है कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा है तब तक भारतीय जनता पार्टी, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। और इसलिए मोदी सरकार की 135 योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाएं केवल गरीबों के लिए हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए है, और उनमें कोई आरक्षण नहीं है। जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक या अल्पसंख्यक कोई भी हो, वो सबको उसका फायदा मिलने वाला है, इसलिए वो विषय दूसरा है। तीसरी एटीएम जो ईवीएम की बात कर रहे थे अभी शुभम जी, अब ईवीएम इन्हीं के पार्टी में मतभेद है। कीर्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि ईवीएम पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, ईवीएम बिल्कुल ठीक है। और एक बात उनकी ठीक भी है कि भाई ये ईवीएम का प्रचलन किसकी सरकार में हुआ है, कांग्रेस ने इसको शुरू किया था। और फिर अगर उसमें गड़बड़ी थी तो 10 साल तक आप सरकार में रहे, उसको तब उसमें सुधार क्यों नहीं किया, कहाँ नहीं किया। और चौथी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि वहां गड़बड़ी हो रही है, 119 उनके जीत गए थे, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा कहीं चुनाव में लोकतंत्र में होता है भाई? ऐसा नहीं, लेकर आप नहीं कर सकते हो। ये चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप सरकार में नहीं आते ना। अगर ये हो सकता तो आप सरकार में नहीं आते ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और हमारा राजस्थान जो हमारे हैं, अगर ये सब हम कर सकते होते तो हम काहे के लिए आपको आने देते। अच्छा, दूसरी चीज उसमें से ये भी है कि अभी भी उसमें से निर्वाचन आयोग इसलिए बार बार दे रहा है कि अगर विरोध पक्ष के लोग झूठ बोलकर और ईवीएम करके प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी है, जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, उसको स्पष्ट करना पड़ता है सारे राजनीतिक दल के सामने कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई ऑथेंटिक चीज हो तो आप बताइए। वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। और तीसरी बात और है, आप तो जानते हो सीबीएम के बारे में, हाई कोर्ट ने एक इस चुनाव में एक नियम है कि इसमें जो आपका मत वोट पड़ता है, इसके अनुसार आप हाई कोर्ट में चले जाइए तो 6 महीने तक ईवीएम सुरक्षित रहता है। 6 महीने के अंदर इसमें पुनर्मतगणना हो जाती है अगर इसकी जरूरत होती है ईवीएम में। और इसे ये विषय कांग्रेस को पहली बार नहीं है। कांग्रेस जब मुन्नू बाबू चुनाव हार गए थे, सलमान खुर्शीद इतने बड़े इनके लायर हैं, उन्होंने पुनर्मतगणना के लिए हाई कोर्ट में केस नहीं किया था, केवल ये कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। तो ये कांग्रेस का पुराना कल्चर है, इस प्रकार के आरोप लगाना, बोलना कि भाई ये सब चीजें हैं। और अब इनके पास कोई इशू नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं। बिहार में आप बताए ना, प्रदेश का कौन इनका नेता है? ऐसा चेहरा सब राजनीतिक दलों के पास है। वहां पासवान है, वहां तेजस्वी है, वहां सुशील कुमार मोदी है, वहां बीजेपी के सुशील कुमार मोदी है, वहां वो हमारे नीतीश कुमार जी। आपका बिहार में कौन आता है? एक आदमी से जोगा बोगा जाते हैं, वहीं से आएंगे। अब हरियाणा वाले जो विधानसभा हार गए, वे बिहार में चुनाव कराने के लिए आ रहे हैं। तो क्या है जो लोग नहीं, इसलिए ये इनको तो जब पार्टी जब खत्म होती है तो वो सब चीज प्रकार के कोई न कोई बहाना है। मैं तो कह रहा ना, ईवीएम का पक्ष आज उन्हें लिया है ना। कीर्ति चिदम्बरम इन्हीं पार्टी के नेता है, टीवी पे आ रहा था, शायद शुभम जी ने टीवी देखा नहीं, तो उसमें कह रहे सही है, तो आप कह रहे ईवीएम आपके पीरियड की 10 साल में जब जो कांग्रेस ने गलती, ये तो केवल चलती रहेंगी। आप उसको खत्म करिए। अगर कांग्रेस ने जो अपराध किया या गलती की तो आप उसको बनाए थोड़ी रख सकते हैं, उसको खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है। मायावती की सरकार इसी ईवीएम से बनी, 3 राज्यों में आपकी सरकार इसी ईवीएम से बनी थी। तब ईवीएम खराब नहीं, जब आप जीतते हो तब ईवीएम ठीक करिए। आप अपना पहले घर कीजिए। गैर अनुभवी नेता वहां बैठे हुए हैं और जो बचे खुचे अनुभवी हैं वो बुजुर्ग बेचारे हो चुके हैं। कोई नौजवानों को मौका दीजिए, उस परिवार से बाहर निकलिए। वो परिवार कोई माँ के पेट से आप क्या होगा, लोग तो लोकतंत्र में तंत्र को मानते हो ना। नहीं है, किसी को अध्यक्ष का नंबर नहीं है। और एक बार आपने जोखिम बढ़ गया और ये पार्टी को एक वोट के लिए अटल जी
किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटल जी का उदाहरण दिया है, इसलिए आप अटल जी को और मोदी जी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार में राजनीति बहुत अंतर है, कहाँ अटल जी कहाँ मोदी जी। देखिए बेईमानी की भी एक हद होती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर ईवीएम से दिक्कत है तो विपक्ष के लोग उसके लिए आके साथ बैठ के बात करें और जो है अपनी बात रखें, सुधार किया जाएगा। अभी भी प्रभात जी ने बोला, मैं पूछना चाहता हूँ 6 साल की सत्ता में केंद्र में और लगभग 4 साल प्रदेश में होने आ रहे हैं, एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के लोग दे दें कि किस विषय पर की राय ली गई है सरकारों द्वारा, किस विपक्ष पर हिटलरशाही का आरोप झेलने वाली सरकार, कब इन्होंने कभी विपक्ष की कोई आवाज सुनी, कभी कोई राय मांगी? कभी नहीं मांगी, हमेशा विपक्ष की आवाज को कुचला है साहब। उस पर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को वो दिक्कत है, चुनाव से पहले बात रखे। पहले विपक्ष राय देने लायक निश्चित तो बनाए। विपक्ष तो राय जो है जब देश को गोद में देगा, विपक्ष जो है भारत माँ के होगा, इंशाल्लाह के साथ खड़ा होगा। विपक्ष जो है देश की एकता और अखंडता के खिलाफ खड़ा होगा। विपक्ष जो है सीए खड़ा होगा, विपक्ष जो है ना साथ खड़ा होगा। विपक्ष जो है भारत के आने वाले जीते नहीं है, अभी आप बिहार जीते नहीं है। 30 साल के लड़के ने, 30 साल के युवा ने दांत खट्टे कर दिए मोदी जी के। अभी आप इस मुगालसा में मत रहिए कि सब सीटों की घोषणा हो गई है, वहां उपचुनाव नहीं था। उसके बावजूद चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा है। समझ लीजिए आप, जनता की सोच हो जाती है। आप भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कितनी भी कर ले, लेकिन आवाज नहीं दबा सकती। आप तंत्र की हत्या तो कर सकते हैं, लेकिन कब तक पट्टी बांधेंगे, इसका जवाब दीजिए और जवाब दीजिए कि विपक्ष से किस तरह में राय मांगी गई है। कृषि बिल तक पास हो जाता है और दुगने संख्या के विपक्ष से पूछा नहीं जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विपक्ष से राय मांगते हैं। अरे साहब, कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? जानकारी तो अपडेट करिए साहब। एक दिन बता दीजिए जिसमें विपक्ष की बात को आप लोगों ने माना तक हो। आप विपक्ष के आरोप लगा रहे थे। मैं एक बात फाइनली पार्टी के लोग ना पाले, चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, अपना वोटिंग रेशियो देख लीजिएगा। और अगर वोटिंग रेशियो गिरा हो तो मान लीजिएगा मोदी जी की छवि गिर गई है। ये मान लीजिएगा कि आज अगर आपका वोटिंग प्रतिशत गिरा है, आपको पहले से कम वोट मिले हैं, तो मान लीजिएगा कि मोदी जी की हार की ये हार की नहीं है। आगामी समय के लिए जनता ने आपको बता दिया है कि पहले की तरह अपनी जीत को जीत मत मानिए, घमंड मत पालिए। अब आप ईवीएम टेम्परिंग करें चाहे कुछ भी करें, 30 साल के लड़के ने बिहार में मोदी जी और आपके योगी जी अपनी भारतीय जनता पार्टी के दांत कर दिए। बिना बेईमानी आप जीत ही नहीं सकते, ये सच्चाई है। चुनाव आयोग इसका प्रमाण दिखाइए, टेम्परिंग करके दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर निर्वाचन आयोग ने कहा था कि करके दिखाइए, तब सारे लोग कहाँ चले गए थे? केवल चुनाव के दिखाया गया, दिल्ली में विधानसभा के अंदर दिखाया, कई जगह दिखाया। सवाल हम कहते हैं विपक्ष की आवाज सुनी जाती है, ना यहाँ सुनी जा रही, ना विधान सुनी जा रही, ना केंद्र कहाँ सुनी जा रही, वो जगह बताइए। ये बताइए कि विपक्ष की आवाज चल रही है और आप हमारी बात मान लीजिए। नहीं चाहते हैं, बात ये है। चलिए विपक्ष में कोई बात सुनी है, आप बात करते हैं। अनिल जी बोलिए एक मिनट। जी हाँ बोलिए। शेखर भाई, ये 11 राज्यों में इन्होंने चुनाव जीता है, ये इन्हें खुश हो ले ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में थानों और तहसीलों में आम नागरिक को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आज की आपको एक घटना बता रहा हूं कि एक व्यक्ति ने एक सज्जन आदमी का पेड़ काट दिया रात में, और वो एप्लीकेशन लेके गया और उसको ही थाने में बंद कर दिया गया। एक अध्यापक है और वो एप्लीकेशन लेके गया, साहब मेरा पेड़ काट दिया, मुझे न्याय। पुलिस गई वहां पर, और जब वो लौट के आए तब तक वहां सेटिंग हो गई। पावरफुल आदमी, और उसको जो शिकायत एप्लीकेशन उसी को बंद कर दिया गया थाने में, और अभी तक बंद है वो।
मैं अभी थोड़ी देर पहले वहां से अभी लौटा हूं, मैंने इंस्पेक्टर से कहा, मैंने भाई ये कौन सा न्याय है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। भले ये सरकार में बने रहे, लेकिन न्याय, लोगों के साथ भ्रष्टाचार, न्याय, इसकी बिल्कुल ही धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग प्रशासन बैठे हुए। इसके लिए जो है नहीं। किसी न किसी दिन जो है इनको इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर हम गलत करेंगे तो खामियाजा भरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जितने गलत काम किए, इतने बलात्कार के मुकदमे फर्जी लगाए, इतने झूठे केस लगाए, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी ने भरा। ये नहीं हो सकता कि हम खेत में आलू बोए और टमाटर की फसल उगे। वही हो रहा है, गलत है, समाजवादी पार्टी ने अगर करा है काम करेगी, हटाएंगे। नहीं, हम बचाते नहीं रहे। आप पार्टी ने जो किया, ये आपने कुलदीप सेंगर को बचाने का पूरा प्रयास किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं हो तो जेल जाते ही पेड़ काटा जाए, चिन्मयानंद के खिलाफ उसी को बंद करता जाए, ये कौन सा न्याय है ना? आप लोग कहते हैं हम न्याय देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देंगे, कहाँ है भ्रष्टाचार मुक्त? नहीं, जो कुछ गलत है उसमें के जो संज्ञान है उसको संरक्षण का काम करती है, उसके दुर्दर्शन को दूर करने का काम करती है। आप क्या तो गलत गल्लावा पार्टी में कभी नहीं हुआ है अवस्थित जी, बात भाई तो फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष रहे, थाने में चले जाओगे तो तुम्हें न्याय मिल जाएगा। धार्मिक और जाति क्या न्याय तभी मिलेगा जब आपका पार्टी ऊपर होगा, और समाजवादी पार्टी में गरीब से गरीब आदमी को न्याय मिला है। मुकदमे तो उत्तर प्रदेश में शेखर भाई आप हमें बताइए ना, हम तो सारी चीजों को करते हैं ना। आपके समय में सरकार को व्यापार बना दिया गया कि हम फर्जी मुकदमा लिखाएंगे और सौदेबाजी करेंगे और उसके बाद ये समझौता हो गया। उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? किस पे लिखा गया? लोग हैं वो हत्या कर देते थे जिला अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ अलीगंज में बलात्कार समाजवादी पार्टी। रुके रुके हाँ, वो होती है ना, वो खत्म हो गया था कि राजनीतिक दलों की दशा कहाँ जा रही है, इस पर हमने जरा कहा था उस दिन, और मैंने अपनी पीड़ा को नहीं कहा था, एक कवि की पीड़ा को व्यक्त किया था। जो मायावती जी ने जो है इटावा में चंद्रशेखर जी का नाम आतंकवादी का, और भाजपा की समर्थन सरकार चल रही थी, उसे आतंकवादी कह दिया चंद्रशेखर आजाद को, जिसने देश को आजाद में प्राणों का उद्देश्य। उस दिन मैंने संस्मरण सुनाया तो हमारे भाजपा के प्रति भड़क गए और हमको सपा का प्रतिनिधि बता दिया कि आप कांग्रेस संघ सपा के प्रतिनिधि हैं और आप अपने गले में हाथ दिए। ये भाजपा वालों को सत्य बात नहीं सुनाई पड़ती है। कांग्रेस के सभा पर इनका आरोप लगता था कि सीबीआई पिंजरा का तोता है, राज्यपाल के इनके एजेंट है। आज क्या हो रहा है, सीबीआई में कितना हुआ पिछले पर आप सब लोग देखा हो, कैसे नियुक्ति हुई, कैसे सीबीआई के ईमानदार अधिकारी को निकाल कर बाहर किया गया। और गवर्नर इनके क्या करते हैं, महाराष्ट्र में मालवा रात के अंधेरे में 4 बजे रात में शपथ दिलाई जाती है। तो इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बिहार में क्या हुआ, सुनिए सतपाल जी सुनिए, बिहार में आपको मोदी 135 योजनाएं बताना चाहिए, लेकिन मोदी राष्ट्रवाद बोलते रहे, पाकिस्तान हिंदुस्तान बोलते रहे, हिंदू बोलते रहे। राजनाथ सिंह जी क्या कहते हैं कि अगर एक दिन अभिनंदन होना जाए तो कल हम अटैक कर दें। ये बिहार में कहने की क्या जरूरत थी, तो उसी समय कहा होता, उसी समय कहना चाहिए था। इनका केवल जनता का ध्यान भटकाने, जनता को झूठ और उसका देकर गुमराह करने का, और ये करते आ रहे हैं। और इनकी कथनी करनी बहुत बड़ा अंतर है। अपने जो विकास किया उस विकास को बताएं, जो योजनाएं शुभम जी कोई बात रहेगी बोलिए, नहीं खत्म कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अति उत्साहित हो जाते हैं, उसमें ये भूल जाते हैं कि अपने पूर्व में मिले हुए वोटों में अब कितनी गिरावट है। इसको देखते तो एक अच्छा राजनीतिक जो है पैनल यहाँ पे, इस पैनल में एक अच्छी चर्चा हो जाती। आप दूसरे की समस्या, अरे आप कांग्रेस को एनालाइज करें तो हम तो बढ़ रहे हैं, हमारा तो वोटिंग रेशियो बढ़ रहा है। आने वाले आपके जो चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव, उसमें हम आपको बिल्कुल उतार के पैदल करने वाले हैं सत्ता से।
हमारी बढ़त है इसको देखिए और आप गिर रहे हैं इसको देखिए। विषय ये नहीं है, विषय यहाँ सीधी सीधी बात है। आज चुनाव आयोग को आके अगर बोलना पड़ रहा है तो वो भी कंसिडरेबल है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस पर आप अगर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो गलत है। देखिए शुभम जी जो बात कह रहे हैं कि जहां मतदान प्रतिशत बढ़ने की बात है, राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। जो उत्थान होगा उसका पतन भी होगा, जो पतन के गर्त में है वो उसका उत्थान भी होगा। इसमें राजनीतिक दल में ऐसी कोई विशेष चिंता की बात बिहार के हम भी शुरुआत की थी और आज सत्ता के शीर्ष पर हैं। आज की चर्चा में बस इतना कि आज की चर्चा में भाग लेने के लिए सत्यपाल जी का, प्रभात अवस्थी जी का, राजेंद्र नाथ मिश्रा जी का, अनिल गंगवार जी का, समीर यादव जी का, शुभम तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, फिर हम चुनाव की समीक्षा करेंगे, कल रिजल्ट जो आने वाले हैं। और इस कल तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।